अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये लेक्चर आपका 9th नंबर का होगा। तो 8 लेक्चर अभी तक हो चुकी हैं। ये जो एंसेंट इंडिया का प्लेलिस्ट हमारा चल रहा है, मतलब प्राचीन भारत का, तो इसमें 8 लेक्चर हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को बता दिया है। तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। तो हिस्ट्री ऐसा चीज है कि अगर आप शुरू से अंत तक देखते नहीं आते हैं सभी टाइम पीरियड को, या फिर जो कैसे कैसे राजवंश है, कैसे कैसे हमारा इतिहास लिखा गया है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता है, आर्य है, महाजनपद काल, ये सब चीजें तो बिल्कुल सीक्वेंस में अगर देखते नहीं आए तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी ही होगी, ये लाजमी सी बात है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सके इतिहास को लेके। क्योंकि इतिहास बहुत सारे लोग बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनको आता नहीं है और कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो ये मेरे लिए मकसद है हर एक कन्फ्यूजन को दूर करना, और जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं आपको तो वो आपसे बनने चाहिए। तो वैसे है। और इसके बाद जो मैंने बताया था, तो हम मगध साम्राज्य का देख रहे थे, तो मगध पे अब देखेंगे कि कौन कौन सा वंश चलेगा। तो इसके पहले मैं आपको मगध के बारे में, उत्कर्ष वगैरह कैसे हुआ था, क्या परिस्थितियां थी और क्यों मगध ही मतलब 16 महाजनपदों में सबसे आगे निकला, ये मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उस पे वंश जो चलेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साम्राज्य और वंश के बारे में भी बता दिया था मैंने, मतलब कि साम्राज्य क्षेत्र वही रहेंगे लेकिन शासक बदलते जाएंगे। तो कभी किसी और वंश के शासक शासन करते हैं, तो अब जो वंश दूसरा आएगा तो इस वजह से उस वंश का भी नाम दूसरा हो जाता है। मतलब कि जगह तो वही है लेकिन वंश बदल रहे हैं, बस ये इसमें माना जाता है। तो अब हम हर एक वंश को देखेंगे और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मौर्य साम्राज्य भी हम खत्म कर दे। तो पहला हम देख लेते हैं इसमें कि हर्यक वंश है, जिसे पितृहंता वंश भी बोला जाता है और इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। तो पितृहंता वंश इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए हैं उनके पुत्र ने उनको हत्या करके फिर अपना शासन स्थापित किया है, इस वजह से पितृहंता वंश भी बोला जाता है। मतलब कि अपने पिता को इसमें जो भी पुत्र हुए हैं मार के उस मतलब राजा बने हैं, तो इस वजह से इसको ये पितृहंता वंश भी बोला जाता है हर्यक वंश को। तो इसका जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे बिंबिसार, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा बाद में बनी है, मतलब बाद में बनी है पाटलिपुत्रा राजधानी। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि राजधानी जो थी पहले राजगीर थी, लेकिन बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया जाता है। तो ये हम देखेंगे। तो पहला इस पे शासक जो होता है वो बनता है बिंबिसार, और ये 544 ईस्वी पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक होगा। तो ईसा पूर्व मतलब कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले को ईसा पूर्व बोला जाता है, और उसके बाद के टाइम को ईस्वी कहा जाता है, मतलब कि जब से उनका जन्म हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ईसा पूर्व मतलब कि इतने साल पहले। तो अगर आज से आप जोड़ेंगे तो करीब 500 वर्ष ये हो रहा है, तो आज जोड़ेंगे तो आप 21वीं सदी चल रही है, तो लगभग ये डेट आपका करीब 2500-2600 ईस्वी होगा। तो इसमें इतना दिन हो सकता है। तो ईसा मसीह के जन्म से इसको माना जाता है ईस्वी को। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ और करीब 30-32 साल जिंदा रहे थे, और उनकी यरूशलेम में मृत्यु होती है, मतलब उनको की सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो ये सब चीजें आप समझ लीजिए। तो वहीं से उनके जन्म से लेके ये डेट देखा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं मतलब आगे की। और सबसे प्राचीनतम जो वंश था इस पे मगध पे, तो उसका राजा बृहदर्थ था और उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, और जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। तो ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है। उसके बाद आप लोग इस पे मानते हैं हर्यक वंश का, लेकिन ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है वंश का राजा बृहदर्थ को। तो अब हम देख लेते हैं इसको, मतलब कि ये जो बिंबिसार था तो नींव इसी ने रखी, मतलब मगध साम्राज्य का, तो यहाँ से माना जाता है। तो लेकिन पहले ये था, तो आप प्राचीनतम में इसको मार सकते हैं अगर आया तो, लेकिन इसका इतिहास उतना दिखाया नहीं जाता है। शुरू मेनली हर्यक वंश से किया जाता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था, फैक्ट कहीं पूछा जा सकता है तो ये मैंने डाल दिया है। और ये नींव रखता है इनका, और विभिन्न वैवाहिक संबंधों द्वारा ये शासन को अपने बढ़ाता है। तो ये काफी मतलब चतुर रहता है। तो कुछ शासन मतलब साम्राज्य का विस्तार ये वैवाहिक संबंध बना के करता है, कुछ को जीतेगा और धीरे धीरे साम्राज्य को अपने बढ़ाएगा। तो इसने पहले किया कि लिच्छवी गणराज्य थी, जो मैंने 16 महाजनपद बताया था आपको, उसके शासन चेटक की पुत्री चेलना से शादी की, और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की, और दहेज में इसे काशी मिली, और
राजकुमारी श्रेमा से भी ये शादी करता है। तो इतने लोगों से आप देख रहे हैं कि शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है कि धीरे धीरे मतलब अब वो भी राज्य इसके अंडर में धीरे धीरे आ जाएंगे जहाँ ये वैवाहिक संबंध बनाएगा। और बृहद्रथ को हरा के अंग राज्य को मगध में मिला देता है, मतलब कि अब ये मगध का धीरे धीरे विस्तार चल रहा है। तो बृहद्रथ जो अंग का राजा था महाजनपद का, उसको हरा देता है और उसको मगध में मिला लेता है और राजगृह का निर्माण कर राजधानी बनाया उसको। तो बाद में पाटलिपुत्र में जाएगी तो अब देख रहे हैं कि राजगृह में राजधानी बनाता है, उसका निर्माण करता है और वहीं पे राजधानी बनाता है मगध की। और महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती राजा प्रदोत जो थे वो जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो जीवक को इसने भेजा था। तो अवंती के जो राजा थे तो उनको जब अपने राजवैद्य को जीवक को भेजता है तो फिर ये इसके अधीन हो जाए, मतलब कि इनकी मदद करने लगते हैं और इन्हीं की मदद से फिर ये वैशाली पे आक्रमण करके, वैशाली ऊपर रहता है मगध के, तो उसको जीतता है। और आगे है कि बौद्ध एवं जैन धर्मों को मानता था ये, और बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे ऐसा बोला जाता है मतलब ग्रंथों में। और ऐसा हुआ कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र जो था अजातशत्रु उसने कर दी और ये जाके 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 52 वर्षों तक ये शासन किया जो बिंबिसार था। और मृत्यु की जानकारी बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से मिलता है कि बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, उसको मार के फिर ये गद्दी पे बैठता है अजातशत्रु। तो अब हम देखेंगे इसको हर्यक वंश पे अजातशत्रु का शासनकाल। तो अजातशत्रु या फिर इसको कुनिक भी बोला जाता है और ये 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन करता है और 32 वर्ष इसका शासनकाल चलता है हर्यक वंश पर, मतलब मगध पे। हर्यक वंश का होता है लेकिन ये मगध साम्राज्य पे शासन करता है ये। और कौशल के प्रसेनजित से युद्ध किया और इसकी हार होती है। जो कौशल का नरेश था प्रसेनजित, उसकी हार होती है और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से उसे करना पड़ता है। तो मतलब ये सब जो 16 महाजनपद है तो ये मिलने का मतलब कि इस मगध साम्राज्य में मिलने का ये प्रोसेस चल रहा है। धीरे धीरे ये लोग जीत रहे हैं और उसको मिलाते जा रहे हैं जो महाजनपद है। और लिच्छवी से भी युद्ध किया और मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवी पर भी विजय प्राप्त करता है। फिर काशी वैशाली दोनों मगध के अंडर में आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काशी भी आ गया, वैशाली, ये सब चीजें मतलब धीरे धीरे अब मिलते जा रही हैं मगध साम्राज्य में। और प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी तो अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। 483 ईसा पूर्व में जब बौद्ध की मृत्यु हो गई थी तभी प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ पे हुई थी और उस टाइम अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी और इसको कुनिक भी बोलते हैं। तो ये भी नाम आपको मिल सकते हैं। और इसकी हत्या उदयन कर देता है 461 ईस्वी में। और फिर हर्यक वंश पे अब उदयन भद्र के नाम से ये बैठता है, उदयन भी इसे बोला जाता है। तो 460 ईसा पूर्व में ये बैठता है मगध साम्राज्य पे और वंश चल रहा है अभी हर्यक वंश। तो अब हम देख लेते हैं आगे की गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुम नगर की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र की इसी ने स्थापना की थी। तो उदयन ये कितनी बार क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन ये। और राजधानी यहीं स्थानांतरित कर दी पाटलिपुत्र में इसने। तो पहले तो राजगिरी थी लेकिन बाद में ये आ गई पाटलिपुत्र में राजधानी मगध साम्राज्य की। और जैन धर्म का अनुयायी था ये उदयन जो था। और अंतिम राजा इसका पुत्र नागदशक होता है और इसकी हत्या करके शिशुनाग ने इस पे शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो अब जो सेकंड वंश चलेगा मगध पे वो होगा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश अब हम देख लेते हैं आगे। इसकी स्थापना जो हुई थी 412 ईस्वी से, मतलब शासन इसका चलता है 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व तक। और अवंती राज्य जीत अपने में शामिल करता है और अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित करता है। पाटलिपुत्र जो उदयन ने बनाई थी तो वहां से ये राजधानी स्थानांतरित कर देता है वैशाली में। तो जब भी कोई वंश बदला जाता है तो वो राजधानी बदल देता है, इसलिए क्योंकि वहां पे अब उसके जो अनुयायी होंगे, जो पहले राजा होंगे, तो अब उसको मार के फिर से अगर उसकी गद्दी को आप संभालते हैं या फिर उसको हाथ में ले लेते हैं अपने, तो वहां के कुछ उसके फॉलोअर भी होंगे। तो फॉलोअर दिक्कत ना करे या फिर कोई विद्रोह ना कर दे, इस वजह से किया जाता था कि राजधानी ही चेंज कर दो ताकि वहां पे नई राजधानी होगी तो वो लोग इतना परेशान नहीं कर पाएंगे जो नया राजा बना है। तो इस वजह से भी स्थानांतरित कर दी जाती थी राजधानी को और राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी। और उसके बाद जो शिशुनाग वंश पे दूसरा राजा जो बनता है वो काला अशोक बनता है और इसका कंक वर्णन भी इसको बोला जाता है। तो काला अशोक को ये भी नाम से पुकारा जाता है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और 394 ईसा पूर्व से लेके ये शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड है तो यहाँ पे जो लिखा है तो ये होगा यहाँ पे
400 करीब 44-45 चली थी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ पे थी। तो ये जो काला अशोक शासक बनता है तो ये 394 से लेके 366 तक इसका शासनकाल चलता है। और द्वितीय बौद्ध संगीति इसके काल में हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म में जब बताऊंगा तो वहाँ भी ये सब चीजें बताई जाएंगी, लेकिन ये सब चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और राजधानी इसने वैशाली फिर से बना दी। तो फिर जो राजधानी वैशाली थी फिर इसको इसने पाटलिपुत्र कर देता है ये राजधानी को। और इस प्रकार मगध जो राजवंश की अस्थायी राजधानी बन गई पाटलिपुत्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा काला अशोक के समय में। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, और इसको फिर अपदस्थ करके यहाँ पे नंद वंश का शासन एस्टेब्लिश होता है यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा जो वंश इस पे चलेगा, ये नंद वंश चलेगा मगध साम्राज्य पर। और संस्थापक था महापद्म नंद, और यह मगध का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और कलिंग की विजय भी की तथा वहाँ पे एक नहर खुदवाया था इसने, जो महापद्म नंद था। तो ये कलिंग का विजय किया। तो आज कलिंग आप उड़ीसा को मान सकते हैं। तो उड़ीसा की इसने विजय की, और वहाँ पे एक नहर भी खुदवाया था इसने महापद्म नंद ने। और इसका जो उल्लेख मिलता है हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, इसका उल्लेख किसने जो नहर बनवाई थी। और कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाया था, और ये अनुयायी भी था, माना जाता है जैन अनुयायी था ये, मतलब जैन धर्म मानने वाला। या पुराणों में इसे एक राट और एक छत्रक, तो इसलिए भी बोला जाता है कि इसने मतलब बोला था कि अब ये था निचली जाति से, तो इसने बोला था कि मैं पूरे राजपूतों का समाप्त कर दूंगा, राजपूत जितने भी होते हैं उनको मैं समाप्त करके। इसी वजह से इसने एक छत्र की उपाधि धारण की थी कि मतलब कि सारे राजपूतों का मैं धरती से विनाश कर दूंगा। तो ये इसने बोला था। और प्रसिद्ध व्याकरणचार्य जो थे पाणिनि और काव्यायन इसके काल में ही रहते थे, मतलब इसके काल में ही थे ये प्रमुख जो व्याकरणचार्य पाणिनि है और काव्यायन, तो इसी के शासन काल में थे। और अंतिम शासक इसका घनानंद होता है, और इसने जनता पर बहुत आरोपित मतलब अत्याचार किए, ये सब चीजें की। उसके बाद होता है कि इसी के टाइम पीरियड में जो घनानंद था, तो सिकंदर उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करने लगता है, ब्यास नदी तक पहुंच जाता है सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जब विदेशी आक्रमण के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सिकंदर इसी के टाइम पहुंचने लगता है। फिर होता क्या है यहाँ पे कि अब उधर जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य रहते हैं, तो चाणक्य वही विश्वविद्यालय में मतलब टीचर वगैरह रहते हैं। तो वो अब वो चीज़ें समझ जाते हैं कि फिर सिकंदर यहाँ पे आएगा तो मतलब यहाँ के लोगों को दिक्कत सहनी पड़ सकती है, क्योंकि जब कोई भी विदेशी आता है तो फिर वहाँ पे बहुत कत्लेआम वगैरह की जाती है, इकोनॉमिकली बहुत शोषण वगैरह होता है। तो वो सब चीज़ें ये समझ जाते हैं चाणक्य। और फिर इसके दरबार में आते हैं, घनानंद के दरबार में, ये कहानी है। और जब ये घनानंद के दरबार में आते हैं तो फिर घनानंद इनका बहुत बेइज्जती वगैरह करता है, और यही बेइज्जती करता है तो फिर ये सब चीज़ें बताते हैं उसको। तो वो सोचता है कि ये एक मतलब ये राजा को कोई कैसे बता सकता है ये सब बातें, वो समझता था मैं खुद बहुत ज्ञानी हूँ। तो उसको लेके फिर इनकी बेइज्जती वगैरह करता है जो चाणक्य होते हैं, और इनको दरबार से निकाल देता है। फिर दरबार से निकालने के बाद जो चाणक्य होते हैं वो अपनी चोटी खोल के कसम खाते हैं कि ये चोटी मैं तभी बांधूंगा जब इसको गद्दी से हटा दूंगा। फिर जो चाणक्य हैं जाते रहते हैं, तो वहाँ पे एक बच्चा खेलते रहता है तो उसके खेल कूद से बहुत प्रसन्न होके फिर ये उसको अपना शिष्य बनाते हैं। और फिर ये लोग प्लान बनाता है कि कैसे फिर मतलब कि जो घनानंद है उसको अपदस्थ करके दूसरी वंश की स्थापना की जाए इस पर, मतलब कि अब मौर्य वंश आएगा। तो ऐसा मतलब कहानी है। फिर ये लोग क्या करता है, धीरे धीरे प्लान बनाता है और बीच में आक्रमण कर देता है उन पे, पाटलिपुत्र पे। तो फिर हार जाते हैं ये, क्योंकि अब घनानंद जैसे बड़े शासक से लड़ना इन लोगों के बस का नहीं था। तो अब ये होता है कि फिर ये लोग जाते रहते हैं, तो एक घर में जाते हैं, मतलब एक कुटिया उस टाइम थी। तो कुटिया में एक औरत अपने बच्चे को खाना खिलाती रहती है, खिचड़ी देती है उसे। तो फिर वो बच्चा जो रहता है छोटा, वो खिचड़ी खाते हुए बीच से उठा के खाता है, फिर उसके हाथ जल जाते हैं। तो उसकी माँ मतलब बोलती है कि क्या तुम चंद्रगुप्त मौर्य हो जो कि बेवकूफ़ हो जैसा बीच से कोई भी चीज़ खा रहे हो। तो फिर इनका यहाँ पे दिमाग खुलता है, तो वो अपने बच्चे को बताती है कि इसको साइड साइड से खाया करो, तो अब जाके तुम्हारे मुंह या हाथ नहीं जलेंगे। तो इनका दिमाग खुलता है। फिर ये धीरे धीरे जो चंद्रगुप्त मौर्य फिर चाणक्य होते हैं, ये प्लान बनाते हैं, फिर अपने सारी जनता को भड़काते हैं। ये लोग भड़का के फिर अपने तरफ मिलाते हैं जनता को। और उसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं, और इनको महल का जो होता है वो सीक्रेट मतलब कि अंदर से जो रास्ता जाता है वो पता चल जाता है, और फिर उसमें घुस के ये लोग घनानंद को मार देते हैं। और मार के फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो
मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। और इसके दरबार में तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त आए थे और राजा अपमानित किए तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये मैंने बता भी दिया आपको और कहानी भी इससे रिलेटेड बता दी मैंने। तो अब हम देखेंगे मौर्य वंश को। तो ये आप देख सकते हैं मैप की इसमें कैसे कैसे इन लोगों का मतलब आगे बढ़ते गए। तो पहले यहाँ से शुरू किया लोग, फिर इतना फैल गया मौर्य साम्राज्य के काल में, फिर इतना फैला, फिर इतना हो गया और फिर इतना हुआ आप देख रहे हैं। फिर अशोक के टाइम में आप देखेंगे कि ये मतलब पूरे चारों तरफ फैल गया है, बस दक्षिण के ये छोड़ के, मतलब कि जो वो यहाँ पे दक्षिण के कुछ जो थे इलाके और श्रीलंका वाला इलाका छोड़ के बाकी हर एक जगह इनका शासन है। तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। तो स्थापना इसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की और 322 ईस्वी पर ये गद्दी पे बैठते हैं। और चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाले चाणक्य ने उसका चली और उसका विवरण है मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो ये एक बुक है, इसमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो अब जो ये लोग हानानंद को हराते हैं, तो अब ये लोग तो जो उसको मारे हैं तो ये लोग छल से मारे हैं। तो अब ये हुआ कि अब जनता इनको एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं थी। और ये भी बात थी कि एक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इनको नीची कास्ट का माना जाता था, मतलब कि निचले वर्ण से ये बिलोंग करते थे उस टाइम, ये समझा था। तो इस वजह से भी जनता इनको एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं थी और बहुत सारे इनके शत्रु हो गए थे। तो अब वही शत्रुओं के विरुद्ध जो चाले चली है चाणक्य ने, तो चाणक्य बहुत ही तेज और कुशल व्यक्ति थे। तो आज भी उनकी थ्योरी को बहुत सारी किताबों में पढ़ाया जाता है। और जो उनका अर्थशास्त्र लिखा गया है और ये बुक है राजनीति के बारे में, तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसमें राज्य का लेके सप्तांग सिद्धांत भी बताया गया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ये सब शासन प्रशासन के बारे में बताई गई हैं। तो वो मैं बता दूंगा आपको आगे, हम उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। तो ये किताब है मतलब बहुत, ये सब जो किताब है इससे पता चलता है हमें मौर्य वंश के बारे में, क्योंकि सोर्स होनी चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सोर्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सोर्स से आपको किसी भी वंश या राजवंश के बारे में पता चलता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जस्टिन ने सेंट्रो कोर्ट्स कहा है और पहचान विलियम जोन्स ने की है इसकी। तो जस्टिन है, तो ये आप देखेंगे जो विदेशी है, तो इसने अपने वहाँ के किताब में इसको अशोक को इस नाम से पुकारा है। तो ये जो सेंट्रोकोस कहा है, तो इसको जो विलियम जोन्स है वो इसको बोलते हैं कि ये अशोक ही है। वहाँ पे जो इसका नाम का उल्लेख है तो ये मध्य एशिया में था, ये विदेशी लेखक था। तो इससे पता लगाया जाता है कि सेंट्रोकोस कहा है, अशोक को ही इसमें कहा गया है सेंट्रोकोस। तो इससे भी पता चलती है मौर्य वंश के बारे में। और मुद्रा राक्षस वृषल बोला गया, मतलब विष बोला गया है इनको, कि निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे। तो ये शब्द का प्रयोग किया गया है इस वंश के लिए कि ये लोग निम्न कुल के थे। तो ये चीजें थी इसमें मुद्रा राक्षस में, इससे जानकारी हमें मिलती है इस वंश के बारे में। और चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री बने और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखे हैं जो कि राजनीति से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र ये बुक इन्होंने लिखा है चाणक्य, और इन्हीं का नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आप जो भी बोले। तो ये एग्जाम में बहुत आते रहते हैं इनके नामों को लेके, तो आप समझ लो। और अर्थशास्त्र जो बुक लिखा है ये राजनीति से संबंधित है। और इसी में ये भी बताया गया है सप्तांग सिद्धांत के बारे में कि राजा महान कैसे हो सकता है। और जो मैकियावेली है तो इन्हें भी माना जाता है, ये भी राजनीति शास्त्र पे एक बुक लिखे हैं मैकियावेली। तो ये विदेशी थे, तो इन्हें भारत का मैकियावेली भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये भी राजनीति पे ही बुक लिखे हैं अर्थशास्त्र। तो चाणक्य को इस वजह से भारत का भी मैकियावेली कहा जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो वो बुक ऑफ द प्रिंस लिखे थे मैकियावेली ने, तो ये भी राजनीति से ही संबंधित था बुक। और जो अर्थशास्त्र ये बुक लिखा गया है तो इसमें टोटल 15 अधिकरण है, मतलब अधिकरण मतलब आप लेसन समझ लीजिए। और अच्छे राजा के पास 7 अंक का होना जरूरी है और इसको सप्तांग सिद्धांत बोला जाता है। तो ये मैं वर्बली बता दे रहा हूँ, हर एक चीज आपको लिख के नहीं बताई जा सकती है। तो उसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है, मतलब कि राजा में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए और राज्य में। तो इसमें पहला है कि राजा योग्य होना चाहिए। इनके इस बुक में लिखा गया है कि पहले राजा योग्य होगा तभी तो शासन प्रशासन कैसे चलेगा, साम्राज्य विस्तार वगैरह ये सब चीजें वो कर पाएगा। और दूसरा है कि मंत्री भी योग्य हो, और इस शब्द के लिए अमात्य शब्द का उपयोग इसमें किया गया है मंत्री के लिए, कि मंत्री भी योग्य हो, जो उसके मंत्री वगैरह हो। तो मंत्री ही, जो आज आप देखेंगे शासन प्रशासन मंत्री से ही चलाया जाता है, तो वो मिनिस्टर वगैरह भी इसमें योग्य होने चाहिए। और जनपद बेहतरीन, उपजाऊ और सेफ स्थान पे होना चाहिए। तो जो भी जनपद या फिर आपके रहने वगैरह की चीजें हैं तो वो सब चीजें दुर्ग वगैरह से होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ आपका राजधानी है तो वो सब चीजें दुर्ग पे होनी चाहिए। दुर्ग मतलब होता है कि ऊंचे क्षेत्र में, मतलब दीवार उवाल से घेरा हुआ रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो
आक्रमण वगैरह है उससे आप लोग बच सके, ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें। और पांचवा है कि राजा के पास अच्छे मित्र भी होने चाहिए, तो मित्र भी अच्छे होने चाहिए राजा के पास, जो भी अगल बगल के स्टेट हो तो वो अच्छे होने चाहिए मित्र, तब जाके आप शांति जब रहिएगा तभी जाके आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, विकास वगैरह। और राजा के पास धन भी होना चाहिए, मतलब कि कोष होना चाहिए, तो जब तक इकोनॉमी मजबूत नहीं रहती है तो फिर वो राज्य या फिर साम्राज्य ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। तो आपके पास कोष भी होनी चाहिए, अच्छा धन भी होना चाहिए, मतलब कि जो बजट वगैरह ये सब चीज़ें सरकार से रिलेटेड, इन सब में पूरा सरप्लस होना चाहिए आपके पास। और जो न्याय और दंड होना चाहिए ये भयानक होना चाहिए, तो बिना दंड के भी शासन प्रशासन ठीक नहीं चल सकता है। तो अब मान लीजिए कि जैसे अधिकारी हैं तो अगर वो करप्ट हैं तो उनको दंड भी वैसा मिलना चाहिए जैसे कि वो फिर से कोई अधिकारी दंड ये सब करप्शन वगैरह ना करे, मतलब कि घूस वगैरह ना ले, तब जाके वो चीज़ें अच्छे से चल सकती हैं। तो इतना चीज़ें इसमें बताई गई हैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में, तो ये हमने जान लिया यहाँ पे। और अगला है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे और 305 ईसा पूर्व में ये सेल्यूकस निकेटर को हराया है, और इस युद्ध का वर्णन एपियानास ने किया है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था तो ये सिकंदर का थल सेनापति था। जब सिकंदर आक्रमण करता है तो फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा तो आपको बता चुका हूँ, तो आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, लेकिन जब सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब सिकंदर जो होता है वो विश्व विजेता बनने की चाहत रखता है और वो यूनान से वहाँ से आता है और यहाँ पे पहुँच जाता है भारत के जो पश्चिमी इलाके हैं, तो वो जो आप सिंधु नदी के पास देखेंगे तो वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन तो सिकंदर आता है तो उधर तक्षशिला जो है तो वहां का राजा रहता है आमरिक। तो आमरिक तो बिना युद्ध किए ही जो होता है सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और ये भी बोलता है कि फिर पोरस से आपको युद्ध में मदद भी करेंगे। तो फिर पोरस से युद्ध होता है और पोरस बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है सिकंदर से। तो फिर बाद में पोरस हार जाता है और उसके बाद इसको बंदी बना के पोरस को लाया जाता है सिकंदर के पास। तो फिर सिकंदर बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस बोलता है कि फिर जैसे राजा के साथ व्यवहार किया जाता है वैसे ही करो। तो उसकी बहादुरी वगैरह ये सब चीजें देख के फिर सिकंदर उसके राज्य को लौटा देता है और उसको बख्श देता है। और फिर वो बोलता है कि आगे बढ़ने में हमारी मदद करो, मतलब कि आगे के जो भी महाजनपद के राजा थे तो उनको हराने में हमारी मदद करो। तो ये कहानी रहता है। यहाँ से फिर आगे मैं और भी कहानी आपको बताया ही हूँ। तो ऐसे रहता है सिकंदर का आक्रमण यहाँ पे। तो फिर अब होता है कि ये सब चीजें तो होते रहे, तो इसकी सेना जो सिकंदर की सेना थी तो ये थक गई थी अब युद्ध कर के ये सब चीजें, और मतलब ये भी बहुत सारे कारण थे। और उसके बाद जो होता है सिकंदर लौट जाता है, तो उसमें एक ये भी कारण माना जाता है कि सिकंदर के लौटने का सेना तो थक गई ही थी। और ये भी बहुत प्रचलन था कि जो घनानंद है तो वो जो है उधर मगध पे राज्य कर रहा है, तो वो काफी क्रूरता के लिए भी अपने जाना जाता था। तो उस वजह से भी कुछ सिकंदर के सेना के अंदर डर पैदा थी। तो सिकंदर बहुत कोशिश करता है कि इन लोगों को ले चला जाए। और सेल्यूकस जो उसका थल सेनापति रहता है वो भी चाहता है कि सेना जाए उधर, लेकिन सेना जाती नहीं है। फिर सिकंदर होता है वो लौट जाता है। लेकिन जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, जो अभी ईरान क्षेत्र में पड़ता है, तो बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। लेकिन फिर से ये जो सेल्यूकस निकेटर उसका रहता है थल सेनापति, तो वो फिर से आता है। तो लेकिन अब फिर से आता है तो फिर यहाँ पे अब शासन किसी और का रहता है और यहाँ पे मौर्य वंश का शासन चलते रहता है और मौर्य वंश पे चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही इसकी युद्ध होती है। तो इधर चंद्रगुप्त मौर्य अपना सीमा बढ़ा ही चुके थे, तो उधर सिंध तक पहुंच चुके थे। तो अब वहीं पे युद्ध होती है यहाँ पे सेल्यूकस से। इसका वर्णन मिलता है हमें एपियोनॉन्स, ये जो बुक है इससे हमें इसका वर्णन मिलता है यहाँ पे। तो वो हम देखेंगे जब सिकंदर का आक्रमण हम देखेंगे तो। और गुरु इसके भद्रबाहु थे और ये जैन धर्म को मानता था और जैन की शिक्षा इनको भद्रबाहु ने दी थी। और जब युद्ध जो जीतता है वो मतलब सेल्यूकस से, तो संधि होती है सेल्यूकस निकेटर से और पुत्री अपनी कार्नेलिया की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो सेल्यूकस रहता है, और 4 प्रांत इसको देता है। अब इनाम समझिए या फिर जो भी समझिए, तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए वहां पे उस टाइम माना जाता था। तो 4 प्रांत भी इनको देता है, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, तो ये सब उधर का पाकिस्तान क्षेत्र का ये सब इलाका रहता है, तो इनको मिलता है ये चीज। और चंद्रगुप्त भी मौर्य इससे खुश होके फिर इनको देते हैं 500 हाथी। और ये प्लूटार्क के अनुसार ये चीजें इसमें बताई गई हैं और लिखा गया है। प्लूटार्क के अनुसार ये सब चीजें पता चलती हैं। और जो सेल्यूकस निकेटर था तो वो एक राजदूत भी भेजता है इनके दरबार में, उसे मेगास्थनीज नाम था उनका। तो मेगास्थनीज ने फिर सेल्यूकस का राजदूत था और रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इनका मतलब रिलेशन अच्छा हो चुका था उससे। तो हारने के बाद रिलेशन या फिर अच्छा से ही दोस्ती होती है। तो जब कोई भी
युद्ध होता है या फिर लड़ाई होगा तो आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच में दोस्ती भी अच्छी होती है। तो फिर इन लोगों की दोस्ती यहाँ पे हो चुकी थी और फिर अब वैवाहिक संबंध भी यहाँ पे बना चुके थे, तो इस वजह से इनका रिलेशन भी बन गया, तो इस वजह से भी संबंध अच्छी थी। तो फिर मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था तो इनके दरबार में रहता था और इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है और शासन तंत्र आदि के बारे में जानकारी मिलती है, समाज अर्थव्यवस्था ये सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है मौर्य काल के। और चंद्रगुप्त मौर्य के सारे शासन अधिकार अपने हाथों में रखा था, इससे ये भी पता चलता है हमें मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से। और अर्थशास्त्र द्वारा राजा का आदर्श माना जाता था, मतलब कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि ये उस टाइम माना जाता था। तो ये सब चीजें हमें पता चलती हैं इन सब बुकों से। और राजा की सहायता के लिए परिषद थी बड़े बड़े बुद्धिमानों की, तो इसी से हमें पता चलता है मेगास्थनीज के पुस्तक से कि राजा की सहायता के लिए एक परिषद थी जिसे काउंसिल आप बोल सकते हैं, और इसमें उच्च अधिकारियों का चयन इसी परिषद द्वारा किया जाता था। और प्रमाण नहीं कि बाध्यकारी था कि नहीं, अगर राजा को ये परिषद जो थी अगर सजेशन देती है तो क्या राजा उसको मान सकता है कि नहीं, या फिर उसको ना बोल सकता है, या फिर उसको मानना ही मानना है, मतलब कि बाउंडिंग था कि नहीं, ये सब चीजें इससे पता नहीं चलती हैं उस टाइम की। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के टाइम की बात हम कर रहे हैं इसमें, तो साम्राज्य प्रांतों में और एक प्रांत एक राजकुमार के जिम्मे होता था। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा इंडिया है तो ये स्टेट में बटा है और स्टेट का शासन मेनली अब इसको गवर्नर के हाथों में मान सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्नर के द्वारा ही करता है, तो उस टाइम भी गवर्नर का काम ये राजकुमार लोग करते थे। और पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी और 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। तो पाटलिपुत्र था तो उसमें था कि अब वो नगर था उस टाइम का, आप मानिए तो नगर पाटलिपुत्र उस टाइम से ही था, तो नगर था। तो अब नगर को चलाने के लिए जैसे आप दिल्ली देखते हैं तो बहुत सारे अधिकारियों की जरूरत है, तो यहाँ पे MCD को आप देखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उस टाइम भी इसी टाइप का शासन वगैरह वहाँ पे चलाया जाता था। और ये भी पता चलता है हमें कि विशाल सेना थी इनकी और प्लस नौसेना भी थी इनकी, तो सेना तो थी और नौसेना भी थी इनकी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो और कर जो वसूला जाता था तो 1/4 से लेके 1/6 तक कर वसूला जाता था। और सिंचाई की भी सुविधा दी जाती थी किसानों को, और जो सुविधा किसानों के लिए दी जाती थी सिंचाई की, तो उससे किसानों से कर भी लिया जाता था, ये सब सुविधा के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए। और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोरा में उपवास द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु क्योंकि ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और श्रावण बेलगोरा जो आप जानते हैं तो वो उधर आप महाराष्ट्र और के नीचे का एरिया आप देखेंगे, मतलब वहां पे है ये। तो जैन धर्म के ये अनुयायी थे, तो जैन धर्म के जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें एक बार बहुत बड़ा अकाल आता है, 12 वर्षों का अकाल रहता है। वो मगध में जब अकाल पड़ता है तो ये लोग 12 वर्षों का वो अकाल रहता है, तो भद्रबाहु जो होते हैं उनके साथ मतलब एक समूह बना के कर्नाटक के सोनवेलगोरा स्थान पे ये लोग चले जाते हैं सभी, और इन्हीं के साथ ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये भी जाते हैं वहां पे। और ये जाते हैं तो फिर वहां पे अब बूढ़े तो हो ही चुके थे, तो जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि संलेखना विधि होती है। तो संलेखना विधि से ये फिर क्या करते हैं कि अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, तो उसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो ये करके फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य की वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो इतना हमने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य से। तो अब हम देखेंगे बिंदुसार को। तो ये है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से लेके 272 ईसा पूर्व तक मगध के गद्दी पे रहते हैं, मौर्य वंश के ये राजा रहते हैं दूसरे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र रहते हैं बिंदुसार, और इनको अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात मतलब होता है कि शत्रु विनाशक, तो इनको शत्रु विनाशक भी कहा जाता है क्योंकि अपने शत्रुओं का बहुत ही क्रूरता से ये विनाश करते थे, इस वजह से इनको शत्रु विनाशक कहा जाता था। और ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के अनुयायी थे, और लेकिन ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो हम आजीवक संप्रदाय के भी बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और जो इनका पुत्र होगा अशोक, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहेगा। और आगे है कि वायु पुराण में इनको भद्रसार वरिसार कहा गया है। तो वायु पुराण है उसमें इनको ये सब नामों से पुकारा गया है बिंदुसार को। और एस्ट्रेबो एक इतिहासकार है। सीरियन नरेश जो एंटीओकस था वो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। तो एस्ट्रेबो के अनुसार मतलब कि सीरिया जो नरेश था वो
आप मध्य एशिया में देखेंगे उस साइड में। तो ये एंटियोकस जो था इनके दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा रहता है। और जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो ये भी चीजें मतलब ये सब फैक्ट हैं, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें इनको बोला गया है जैन धर्म। और तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, इसको दबाने के लिए पहले तो जो बिंदुसार है तो इन्होंने पहले सुसीम को भेजते हैं अपने बड़े पुत्र को, उसके बाद अगर इनसे नहीं होता है फिर जाके अशोक को भेजते हैं। ये तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ रहता है उसको दबाने के लिए बिंदुसार। तो तक्षशिला आप देखेंगे कश्मीर के तरफ पड़ता है। तो वहाँ पे इन्होंने मतलब पहले तो सुसीम को भेजा, लेकिन वो कश्मीर के लोग वहाँ पे माने नहीं। तक्षशिला के लोग वहाँ पे तक्षशिला है अभी, तो वहाँ के लोग माने नहीं। तो फिर ये बिंदुसार होता है कि फिर अशोक को अपने पुत्र को भेजते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए, और ये विद्रोह दबाने में सफल हो जाता है और उसको दबा देता है विद्रोह को। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया है बिंदुसार को। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। और एथेनियस के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस जो द्वितीय थे से बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो जो एंटियोकस द्वितीय था तो इनसे ये सब चीजें मांगी थी, लेकिन अब हुआ कि अब इनसे ये पता चलता है कि मतलब ये शासन मतलब मदिरा वगैरह के शौकीन थे, तो इस वजह से, और अंजीर वगैरह, अंजीर से ताकत वगैरह आती है, तो ये सब चीजें उन्होंने मांगी थी। और दार्शनिक भी भेजने को बोला था, लेकिन जो एंटियोकस है तो उसने दार्शनिक नहीं भेजी थी, लेकिन ये दोनों चीजें भेज दी थी। क्योंकि दार्शनिक बहुत बड़ा मतलब कि उस टाइम का पद था, तो उसको भेजना फिर राजा के स्वाभिमान के खिलाफ था, इस वजह से उन्होंने भेजा नहीं इसको। और चाणक्य महामंत्री थे इनके समय में भी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो थे ही, लेकिन इनके समय में भी चाणक्य जो थे वो महामंत्री थे। और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ उसने पूरे भारत पर एकता कायम की, ये बताता है। मतलब कि जो बिंदुसार है उसने पूरे भारत पर एकता कायम की। तो एकता ये भी कायम करेंगे, लेकिन अशोक जब आएगा तो वो पूरी तरह से पूरे भारत पे एकता कायम कर पाएगा। तो इसके बाद अशोक ही इनका पुत्र होता है और दक्षिण पर विजय प्राप्त की ऐसा पता चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब दक्षिण पे साम्राज्य विस्तार अशोक करेगा इसमें, लेकिन पूरी तरह से दक्षिण को ये लोग नहीं जीत पाते हैं। तो आप उधर वाला जो इलाका देखिएगा तमिलनाडु के पास अभी का, तो वो इलाका ये लोग नहीं जीत पाए थे। तो अब हम देखते हैं कि बिंदुसार का जो पुत्र होता है तो ये अशोक होता है अगला। अशोक महान भी इसे बोला जाता है। तो एक कहानी ये भी प्रचलित है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की मृत्यु करके इस गद्दी पे बैठा था, लेकिन अब 99 भाई ये सब बातें तार्किक उतना लगती नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ये सब बातें। तो अशोक जो होता है वो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठता है अशोक। और अशोक जो था तो वो पहले अवंती का राज्यपाल था, और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, ये सब नाम से अशोक को जाना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये सब नामें मिली है। तो मास्करी एवं गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है इसमें, तभी जाके इसको अशोक माना जाता है। अभिलेख मतलब कि ये भी बताऊंगा कि पत्थर पे अभिलेख लिखवाया जाता था, मतलब कि खोद के पत्थर को, जो छेनी हथौड़ी आप आजकल देखते हैं, तो उससे जो शासक होते थे तो वो लिखवाते थे खोद के। और जो ये अभिलेख बनाने का सीखे थे तो ईरान का एक हकमनी वंश है, तो उसके डेरियस प्रथम जो था तो वो भी वहाँ पे ऐसे ही अभिलेख वगैरह लिखवाता था। तो उसी से अशोक ने सीख के फिर बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण कराता है, मतलब कि पत्थर पे अपने सिद्धांत वगैरह को छपवाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और आगे हम देखते हैं पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। तो जो पुराण है तो उसमें पुराण मैंने बताया था आपको, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पुराण वगैरह के बारे में आपको बताया था। तो उसमें बताया गया कि अशोक को अशोक वर्धन उसमें कहा गया है। और माता का नाम शुभदांगिनी था, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, तो उसी ने बौद्ध को मतलब कि इनको अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो जब कलिंग का युद्ध होता है तो कलिंग के युद्ध में होता है कि अशोक बहुत मतलब वहाँ से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, तो स्त्रियां, बच्चों, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता है। तो अशोक फिर इससे बहुत दुखी हो जाता है, और दुखी होकर फिर इसने बोलता है, मतलब ये बोलता है कि बौद्ध धर्म अपनाने को। तो इसके जो मित्र रहते हैं तो वो चाहते हैं बौद्ध धर्म अपनाएं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है। तो फिर इनको उपगुप्त नामक ये जो बौद्ध भिक्षु हैं तब जाके बौद्ध धर्म की इनको शिक्षा देते हैं, फिर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं यहाँ पे। और फिर ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो बौद्ध धर्म से ये काफी प्रभावित थे, क्योंकि इसमें अहिंसा वगैरह की बात की जाती है, तो इस वजह से ये इसके अनुयायी बनते हैं। और फिर इसके प्रचार के लिए ये बौद्ध धर्म के अपनी पुत्री और पुत्र को श्रीलंका में भेजते हैं। और अभिषेक के 8वें वर्ष
261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेते हैं। तो कलिंग आप देखेंगे उड़ीसा का क्षेत्र को कलिंग बोला जाता था उसमें। तो अब हुआ कि प्रभाव कलिंग युद्ध का हम देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म मान लेता है तो कलिंग युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध इस वजह से भी होता है कि वहाँ पे हाथी वगैरह फेमस थे, तो फिर उसको जीतने के लिए ये कलिंग पे आक्रमण करते हैं। और मेन है कि साम्राज्य में इन लोगों को मिलाने का चला रहता है, मतलब कि सबका भूत सवार रहता था पहले राजा का। तो साम्राज्य में मिलाने के लिए फिर वो भी ये कारण था कि उस पे आक्रमण ये करके कलिंग युद्ध करते हैं। और इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं और बहुत सारे लोगों की मौत होती है इसमें। और फिर मतलब कि समझ सकते हैं कि बहुत लोगों की मौत, इसमें लाखों लोगों की मौत होती है, बच्चे, स्त्री और सबको मारा जाता है। फिर जाके जब अशोक देखते हैं तो अशोक उसमें बच्चा रोते रहता है, बच्चे को मार दिया जाता है। तो फिर उसमें अशोक बहुत मतलब कि उसका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है वहाँ पे ये सब सीन को देख के। और उसके बाद फिर अशोक बोलता है कि बौद्धिक मतलब कि भौतिक विजय को छोड़ के अशोक यहाँ पे सांस्कृतिक विजय करने के चक्कर में लग जाता है। अब मतलब कि अब लड़ाई से नहीं, लोगों को प्यार से उसमें अपने साथ मिलाना, ये सब चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, ये सब करके वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ से ये युद्ध की नीति को छोड़ देगा और यहाँ से फिर बौद्ध धर्म ये मानने लगता है। और पराये राज्य को आदर्श विचारों से जीतने का प्रयास, मनुष्य प्लस पशुओं को भी कल्याण की इसने इसके बाद बात करने लगी। तो अब यहाँ से ये बस कल्याण की बात करेगा। इसमें मनुष्य के तो कल्याण की बात होगी ही, लेकिन पशुओं के भी कल्याण वगैरह की बात में होगी। तो इसने अभिलेख में अपने लिखवाया भी है, तो वो भी हम देखेंगे अपने अभिलेख में जब मैं अभिलेख के बारे में इसके बताऊंगा। और पश्चिम एशिया यूनान राज्य में शांति दूत भेजे। तो अब बस ये शांति की बात करने लगेगा हर एक जगह। और इसने शांति दूत भेजा है एशिया यूनान राज्यों में। और ये सब नीति के तहत ही सेना भी पहले जैसी ही रहता है। तो ये सब नीति तो रहती है, लेकिन सेना वगैरह पहले जैसी ही रहती है। तो सेना में कोई अब मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करता है। युद्ध वगैरह अब ये बिल्कुल त्यागने का ही सोच लेता है। तो अब सेना वगैरह से इसको ज़्यादा मतलब नहीं रहती है। तो ये भी एक कारण बनता है कि बाद में जाके ये मौर्य वंश है पूरा डिक्लाइन हो जाएगा अशोक के बाद, मतलब कि पूरा तरह से ये समाप्त हो जाएगा। और राजुक अधिकारी थे जो कि प्रजा को पुरस्कार, दंड वगैरह ये सब चीजें देने की व्यवस्था करते थे या फिर देते थे। तो ये राजुक नाम के अधिकारी होते थे ये। और धर्म के सहारे साम्राज्य को सुदृढ़ करने की नीति अपनाई, मतलब कि धर्म के सहारे मिलाना। अब ये सब मारपीट और जो भी लड़ाई झगड़े हैं ये सब त्याग के इन्होंने सोचा कि अब धर्म के सहारे साम्राज्य अपना विस्तार किया जाए, तो लोगों को अपने मन से शामिल किया जाए, इतना अच्छा बना जाएगी। और तर्क भरक वाले सामाजिक समारोह पर भी रोक लगा दी। तो जितने तर्क भरक वाले सामाजिक समारोह वगैरह ये सब होते थे तो इन सब पे भी रोक लगा दी, क्योंकि इन सब में मेनली अमीर लोग ही ये सब चीज़ें करते हैं और अमीर अपना मतलब कि ये सब करते हैं। तो लेकिन ये सबको अपने राज्य से मतलब प्रेम करने का भाव चाहता था। तो इस वजह से हुआ कि अब जब तक बराबरी का व्यवहार नहीं करिएगा तो फिर लोगों को प्रेम नहीं जग पाएगा। तो फिर इसने बराबरी का इन लोगों से व्यवहार किया, मतलब कि इन लोगों पे ये सब जो तर्क भरक समारोह होते हैं इन सब पे रोक लगाया। तो गरीबों को अच्छा फील होने लगा वहाँ पे। और न्याय कार्य के लिए राजुकों की भी नियुक्ति की। तो राजुक जो मैंने ऊपर बता दिया, इनकी नियुक्ति इसने की। और अब हम देख लेते हैं कि भारत में शिलालेख प्रचलन अशोक द्वारा पत्थर पर लिखा गया। तो शिलालेख जो होता है वो पत्थर पे ही लिखा जाता है। तो वो अपना मतलब कि राजा उस टाइम जो चीज़ें, मान लीजिए कि कहीं अब आप देखेंगे कि जो भी काम होता है तो मोदी जी किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे नहीं लिखवाते हैं कि ये केंद्र सरकार द्वारा ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं, इसका हम ये करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि पुल वगैरह बनता है, जो भी चीज़ें बनती हैं तो वहाँ पे पत्थर पे लिखवा दिया जाता है कि किस मंत्रालय ने बनाया या फिर किसके तहत बना है। उसी टाइप की चीज़ें उस टाइम चलती थी, उसको पत्थर पे लिखवा के अपना राजा उपदेश देता था कि ये चीज़ें करनी है, चाहे ये मेरा उपदेश है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम ऐसे पत्थर पे करवाई जाती थी। तो अब ये शिलालेख तो बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, लेकिन उतने को जानना आपको जरूरी नहीं है। तो जो मेन शिलालेख है वो 14 शिलालेख हम देखेंगे। तो 14 शिलालेख मेन है, उसको आपको देखना है। वैसे शिलालेख बहुत ज़्यादा है। तो पहला हम देख लेते हैं शिलालेख। इसमें मतलब इन्होंने जो उपदेश दिया है या फिर लिखा है, तो इसमें बोला गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। तो पशु बलि की निंदा मतलब कि पशुओं से अच्छा व्यवहार या फिर पशुओं की बलि वगैरह को लेकर इसमें निंदा की गई है। तो ये जो है पहला शिलालेख तो ये पशुओं से रिलेटेड है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब इतिहासकार जो इतिहास लिखे होंगे तो यही सब पढ़ के चीज़ें लिखी जाती है कि जो अशोक था तो उसने पशुओं के लिए भी सहानुभूति आजमाई थी। ये सब चीज़ें ऐसे ही लिखी जाती है। तो पशु बलि की निंदा की थी, मतलब पशु बलि मतलब कि
पशु की पहले बलि दी जाती थी, तो आज भी आप देखेंगे कहीं कहीं दी जाती है पशुओं की बलि, मतलब कि पशुओं को मारा जाता है पूजन में। तो ये चीजें इसने निंदा की थी, पहला शिलालेख। और दूसरा जो शिलालेख है इसका, इसमें मनुष्य प्लस पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की बात कही गई है इसमें दूसरे शिलालेख में। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है। और तीसरे शिलालेख में अधिकारी 5 वर्ष का दौरा करेंगे, धार्मिक नियम वगैरह से जो लोग हैं वो अपने जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, ये सब के लिए फिर इसने तीसरे शिलालेख में लिखा है कि हर एक 5 वर्ष पे जो अधिकारी हैं वो देख रेख करेंगे कि लोगों को कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही। और चौथा में है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की शिक्षा दी है। तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष का मतलब ये होता है कि आप समझ ले, जैसे कि युद्ध की नीति छोड़ के इन्होंने धर्म की नीति घोषित कर दी, मतलब कि युद्ध वगैरह छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मतलब धर्म के सहारे मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छी नैतिकता, ये सब के सहारे ये अब शासन प्रशासन चलाने की कोशिश या फिर जो साम्राज्य विस्तार है उनकी कोशिश ये करेंगे, मतलब धर्म के आधार पे। और अगला है पांचवा। तो पांचवा में है कि इन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। तो अब जब धर्म की नीति आपको अपनाना होगा तो धर्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि देखेगा कि धर्म के अनुसार, मतलब धर्म जो अच्छी नीति या फिर नैतिकता होती है समाज में, उसके अनुसार शासन प्रशासन चलाया जा रहा है कि नहीं, जीवन में उसका लोग अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए इन्होंने धर्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की। और छठे अभिलेख में इन्होंने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है, मतलब आत्मा पे कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है इसकी इन्होंने शिक्षा दी है। और इसमें यह भी है कि जन कल्याण के लिए अधिकारी जो थे वो इनसे कभी भी मिल सकते थे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि छठे शिलालेख में ये भी बोला गया है। और सातवां और आठवां अभिलेख है जो इसमें, सातवां और आठवां शिलालेख है, इसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है कि मतलब तीर्थ यात्रा जो कि होती है, मतलब कि जहाँ जहाँ प्रसिद्ध स्थल है, जैसे कि गया में गए तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये स्थल है, तो वैसे यात्राओं का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, मतलब कि 7वें और 8वें अभिलेख में। तो 7वें में ये भी मिलता है कि हर एक धर्म के लोग समन्वय से रहेंगे, इन्होंने ये बताया कि हाँ, मतलब अपने में मिलजुल के रहना है। तो 7वें में ये भी बताया गया है। और धर्म यात्रा की उल्लेख वगैरह इसमें भी मिलती है। और फिर 10वें वर्ष जब इनका मतलब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये गया गए थे और वहाँ पे मतलब कि धर्म यात्रा की थी इन्होंने गया में जाके। और 9वां शिलालेख है। तो शिलालेख अभिलेख मतलब वही चीजें हैं कि पत्थर पे, तो वो आकार के अनुसार इनका बंटवारा किया गया है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि किसको शिलालेख, किसको अभिलेख और किसको क्या बोला गया है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की इसमें बातें कही गई हैं 9वां शिलालेख। मतलब कि जैसे छोटे मोटे जो भी त्योहार वगैरह हैं तो उन सब पे भी मतलब थोड़ा लिमिटेशन लगाने के बात कही गई है इसमें। मतलब सच्ची आपको शिष्टाचार रखना है, ये सब चीजें इसमें, ये नहीं कि ज्यादा मोह माया में आपको पढ़ना है इन सब चीजों के, जो भी त्योहार वगैरह होती हैं इन सब से रिलेटेड ये है इसमें। और 10वां शिलालेख है कि राजा प्लस अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। तो राजा और चाहे जो भी अधिकारी होंगे वो हमेशा प्रजा जो होगी उसके हित में ही सोचेंगे। तो करप्शन वगैरह ये सब ज्यादा नहीं करेंगे, जो भी हित में हो प्रजा के उसके बारे में ही सोचना है, ये बताया गया है। और 11वां शिलालेख है, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। तो धर्म क्या है, धर्म मतलब ये इसकी व्याख्या की गई है 11वां शिलालेख में। और इसमें ये भी है कि जो भी अधिकारी होंगे मतलब वो ब्राह्मणों को नहीं सताएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि कितना ये सहिष्णु थे, मतलब कि कोई भी धर्म को सताने वगैरह के बात इन्होंने नहीं बोली है। तो ब्राह्मणों का उस टाइम उच्च अधिकार वगैरह था, तो इस वजह से जो अधिकारी होते थे, जैसे कि मान लीजिए ये हो अधिकारी जो नीची कास्ट का हो, तो वो ब्राह्मणों वगैरह को सताने का कोशिश करते थे। तो उन्होंने ये सब मना किया है कि ऐसा ये नहीं करेंगे। और 12वां जो शिलालेख है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। और सभी प्रकार के जो भी विचार हो गए उनको सम्मान की भी बात इसमें कही गई है। मतलब कि जो स्त्री के लिए ये अधिकारी महामात्रों की नियुक्ति होगी, जो कि स्त्री वगैरह से रिलेटेड हर एक चीज़ देखेगी, उनके आगे बढ़ने का भी ये सब प्रयास ये जो अधिकारियाँ होंगी ये करेंगी। और सभी विचारों का सम्मान करना, जैसे कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक धर्म वगैरह का हम सम्मान करते हैं, तो वैसे ही ये सब बातें इसमें कही गई है। और 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है, कौन कौन से राज्य थे। तो ये है 13वां शिलालेख में इसके बारे में बताया गया। और 14वां शिलालेख है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है अशोक ने। तो ये इसमें कहा गया है, मतलब कि
लेख जो है तो इस पे सीख देते थे राजा, मतलब पत्थर पे लिखवा के। तो ये इसमें कहा गया है कि जनता धार्मिक जीवन बिताए अपना अच्छे से, ये सब बातें इसमें बताई गई। और ये जो शिलालेख है तो इनकी लिपि ब्राह्मणी भी है और खरोष्टी भी है, ग्रीक और अरामाइक लिपि भी है। तो ये आप समझ लीजिए जैसे कि इनका ये प्रचलन था कि जो भी शिलालेख इन्होंने लिखवाया है तो जिस क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित थी तो उसी क्षेत्र में उस भाषा के अनुसार उस पत्थर पे वही चीज़ें लिखवा दी है, क्योंकि भाषा अगर वही सेम नहीं होगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से इनको ये चीज़ें करनी पड़ी है कि जहाँ जो भाषा प्रचलित थी, लिपि भाषा मतलब लिपि आप जो समझते हैं कि जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी ये कैसे लिखा गया है, ये इसको लिपि बोलते हैं। तो इसी लिपि में इन्होंने जिस क्षेत्र में जो लिपि प्रचलित थी वो लिखवाई। अब मान लीजिए कि जैसे कि भारत में अब चीनी लिपि में लिखवा दे तो लोग कैसे समझ पाएगा, तो फिर इसीलिए इन्होंने इन लिपि का प्रयोग किया है जो कि वो लोग जानते हों उस क्षेत्र के। तो ब्राह्मणी लिपि है तो शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि से लिखवाई हुई शिलालेख मिली है। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये पश्चिम जो पाकिस्तान है वहां से मिली है खरोष्टी लिपि के जो भी शिलालेख है। और ग्रीक और अरामाइक लिपि मिली है अफगानिस्तान में, तो ग्रीक और अरामाइक लिपि में यहाँ पे लिखा गया था। तो इनका शिलालेख बहुत दूर दूर तक मिला है। तो जो इनका शिलालेख है तो वो आप देख सकते हैं कि मध्य एशिया से भी मिला है। और शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में पद्रेटी फैनथेलर ने और पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा की गई है। तो खोज तो इन्होंने किया है फैनथेलर ने, और लेकिन जो इसको पढ़ने की सफलता पाई है तो वो जेम्स प्रिंसेस ने पाई है। इस लिपि जो भी इनकी शिलालेख ये सब चीजें हैं तो इनको पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेस ने पाया है। तो अब हम देख लेते हैं कि शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया था, मतलब बांटा जा सकता है, वो तो उस टाइम बांट के नहीं बनाया गया होगा, लेकिन अभी इसको 3 भागों में हमने बांटा है इसको। तो पहला है शिलालेख और दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। तो जो शिलालेख होता था वो पत्थर पे लिखवाया जाता था और जो स्तंभ लेख है पत्थर पर खंबा आकार का पत्थर होता था। तो ये जो पत्थर होता था तो ये बिल्कुल खंबे का आकार का पत्थर होता था, ऐसे उस पे लिखवाया गया है जो भी उपदेश को या फिर जो चीजें इन्होंने लिखवाई है अशोक ने, तो उसको हम स्तंभ लेख मानते हैं। और गुहा लेख वो है कि जिसे गुफाओं के अंदर पत्थरों पे लिखवाया गया है उसे गुहा लेख हम लोग बोलते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख किसे बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो आगे हम देख लेते हैं कि 7वें अभिलेख जो है इनका सबसे बड़ा अभिलेख है। तो 7वां अभिलेख आप याद रखिएगा, शिलालेख वही अभिलेख सबसे बड़ा है। और अभिलेखों में रज्जुक नामक जो अधिकारी हैं तो वो ग्रामीण जनता के सुख के लिए इनकी की गई थी। तो इनको पता करना होता था कि ग्रामीण जो लोग हैं वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए जो अशोक है वो रज्जुक नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। और ये लोग उसमें मतलब घूम घूम के देखते थे कि जो भी जनता है वो सही से अपना जिंदगी व्यतीत कर रही है कि नहीं। तो ये अधिकारी वगैरह थे यहाँ पे रज्जुक नामक। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत खारवेर तथा बिहार में धम्म यात्रा की थी इन्होंने। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद खारवेर तथा बौद्ध बिहार की। और 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, ये मैंने बता दिया आपको। और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो स्तंभ लेख मैंने ऊपर जो बताया आपको, तो स्तंभ लेख जो है इसकी संख्या 7 है, जो पत्थर पे लंबे आकार में के पत्थर पे लिखवाए जाते थे, जो कि केवल ब्राह्मणी लिपि में, और यह 6 अलग अलग स्थानों से पाया गया है। पिलर बनवाकर, मतलब पिलर टाइप के होते थे ये पत्थर, उस पे बनवा के इन्होंने लिखवाया स्तंभ लेख को। और थोड़ा सा स्तंभ लेख के बारे में आप जान लीजिए कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो पहले कौशाम्बी में था और अकबर ने इसे इलाहाबाद में लेके स्थापित किया, मतलब कि वहां से लाके मंगवा के इसको स्थापित कर दिया इलाहाबाद में अकबर ने। और दिल्ली टोपरा एक स्तंभ लेख था, उसको फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाके यहाँ पे स्थापित करा था। मतलब दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक है जो वो टोपरा से दिल्ली इसको लाता है। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का राजा रहता है, तो वो लाता है इसको टोपरा से दिल्ली। और दिल्ली मेरठ एक स्तंभ लेख है, दिल्ली मेरठ में है ये, इसको मेरठ में मतलब ये स्तंभ लेख मिला है। और रामपुरवा एक स्तंभ लेख है, ये चंपारण बिहार में है और खोज इसकी 1872 में कार्लाइल द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट है, ये सब याद रखिएगा। ये मतलब कि उनका स्तंभ लेख है उसके बारे में बताया गया। लौरिया अरे राज्य एक है, वो चंपारण बिहार में मिला है इनका स्तंभ लेख। और लौरिया नंदनगढ़ जो है वो चंपारण में, और इस पे मोर का चित्र
भी बनाए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्तंभ लेख है लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण में मिला है और इससे मोर का चित्र भी इस पे बना हुआ है। और कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। जो कौशाम्बी का अभिलेख है तो कौशाम्बी में ये अभिलेख जो मिला है तो इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वो रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व घटाने की घोषणा करता है अशोक। तो इसके बारे में रुम्मीदेई स्तंभ लेख से पता चलता है। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण, जो सारनाथ का स्तंभ है उसका निर्माण अशोक ने कराया है और इसके शीर्ष पर एक सिंह की आकृति है जो कि शक्ति का प्रतीक है और भारत सरकार द्वारा भी प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप देखते भी हैं कि सिंह की आकृति का, तो वो अभी पहले आप नोट पे देखते होंगे तो नोट पे इसी का चित्र था, उसको भारत सरकार अभी प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करती है। और प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय भी बोला जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। तो ये फिलाडेल्फस जो था मिस्र का ये राजा था। तो टॉलमी या फिर टॉलमी द्वितीय भी इसको बोला जाता है। तो ये डियानीसियस नामक एक राजदूत अशोक के दरबार में भेजता है। तो इन लोगों का इससे पता चलता है कि संबंध अच्छे थे उस टाइम में। और आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराता है। कर्ज, चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी ये नाम है। तो ये आजीवकों को रहने के लिए, तो इसके जो पिताजी थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इसके वजह से आपको पता चलता है कि मतलब ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। तो अब हम देख लेते हैं कि अशोक का स्थान महान, मतलब अशोक को बोला जाता है कि इतिहास में ये सबसे महान राजा थे। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके पॉइंट बनते हैं। तो पहला है कि अहिंसा, अधिकारी, प्रजा को ना सताए, ये सब चीजें इन्होंने बोला है। तो इस वजह से भी इनको शासन में महान शासक माना जाता है अशोक को, क्योंकि जो कलिंग का युद्ध होता है उसके बाद बिल्कुल ये अहिंसा के रास्ते पे आ जाते हैं। तो इनको इस वजह से एक महान शासक माना जाता है, मतलब सभी धर्म को लेके चलने की बात बोलते हैं। तो अकबर को भी देखते हैं कि आप महान बोला जाता है, क्योंकि वो भी सभी धर्म को लेके चलने की बात उस वहाँ पे कहता है। क्योंकि अब भारत जैसे इतने बड़े देश पे राज अगर करना है किसी भी राजा को, तो वो एक धर्म को लेके नहीं चल सकता है, क्योंकि इतनी विविधता है कि आप, मतलब डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि आप एक धर्म को लेके नहीं चल सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी शासन वही महान बन सका है शासक, जो कि सभी धर्मों को बराबरी में लेके चला है, वही बन सका है यहाँ पे महान और शक्तिशाली जो भी। और कहा जाता है कि शांतिवादी नीति ने मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया, लेकिन अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। तो जो मौर्य साम्राज्य का है, तो इसी वजह से भी माना जाता है कि अब जो इसने शांति की नीति अपनाई, तो सैनिक वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाने लगा, या फिर जैसे कि जनता है तो अब वो टैक्स वगैरह भी ना देना है। तो उस तरह की चीजें, मतलब उस तरह की उसको पनिशमेंट वगैरह यहाँ पे उतनी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आया जाने लगा। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो कर के लिए प्रावधान था मौर्य काल में, तो कर अगर नहीं कोई देता है तो उसको मृत्यु दंड देने की भी बात की गई है इसमें। तो ये था, तो इस वजह से हुआ कि अब इसी नीति के वजह से माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य इसके बाद समाप्त हो गया। तो मौर्य साम्राज्य, मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या कारण थे कि समाप्त हो गया। तो ये भी एक कारण था इसमें कि शांति के नीति पे चलने लगता है, फिर इससे दिक्कत हो जाती है बाद में। तो कोष वगैरह भी घटने लगेगी जब आप ये सब चीज़ों के नीति पे, तो क्योंकि आप सख्ती से पेश नहीं आएगा तो टैक्स वगैरह भी कम मिलेंगे, सैनिक को भी आप उतना नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको मेनली लड़ाई वगैरह करनी नहीं है। तो ये सब हुआ। उसके बाद अधिकारी जो होते हैं धीरे धीरे भ्रष्टाचार वगैरह करने लगते हैं, क्योंकि अब उनको डर होता ही नहीं है कि कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है। और प्रशासन में जब भी समस्या आती है तो वो पूरा जो साम्राज्य रहता है वो डिक्लाइन हो जाता है। और महान धर्म प्रचारक शासक अंदर प्लस विदेशों में भी, तो महान धर्म प्रचारक था, तो बौद्ध धर्म को इतना फैलाया, सभी धर्मों को एक नज़र से देखना, और विदेश में भी उतना धर्म को फैलाया। तो पुत्री और अपने पुत्र को भेजता है श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। तो आप यहाँ से मान सकते हैं कि कितना बड़ा ये धर्म प्रचारक भी था और इसको कितना धर्म को फैलाया धर्म। और देश में राजनीतिक एकता स्थापित की, धर्म, एक भाषा, लिपि में बांधा, तो ये सब चीज़ों में बांधा। तो इतने बड़े साम्राज्य को फैलाया था कि इन सब में बांधना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उतने बड़े देश का, मतलब जो उस टाइम के इलाके थे तो उसका
शासन प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल था। तो इसने धर्म में एक रूपता लाने की कोशिश की, सभी धर्मों को मान के चलने, क्योंकि फिर वहाँ पे लोग बहुत विद्रोह करते तो इनको समाप्त करने में, विद्रोह को इनको बहुत ही दिक्कत होता। तो इस वजह से भी ये हुआ। और सहनशील धार्मिक नीति, दान, तो अब यहाँ पे ये बात एक बनती है कि सहनशील धार्मिक नीति थी, दान वगैरह किए हर एक धर्म को। बौद्ध को मानते थे लेकिन बाकी धर्मों को भी यहाँ पे इज्जत दी, हर एक धर्म को फैलाने की कोशिश की। मतलब कि बौद्ध वगैरह को मानते हुए हर एक धर्म को देखना। जैसे कि आप आज देख सकते हैं कि मान लीजिए अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे पिछले भी जो भी प्रधानमंत्री थे, तो वो जो भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन वो सबके प्रधानमंत्री है, सभी धर्मों को देखते हैं, आदर सम्मान। तो आप देखेंगे मोदी जी को पंजाब में जाए तो पगड़ी पहन लेंगे, गुजरात में जाए तो गुजराती बन जाएंगे, कहीं भी जाए तो उस भेषे में ये हो जाते हैं। मतलब कि हैं हिंदू लेकिन हर एक धर्म को यहाँ पे वो एक नज़र से देखते हैं। तो ये आप मान सकते हैं उस टाइम। और शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय किया। मतलब कि शांति से भी आप समझ सकते हैं कि साम्राज्य को विस्तार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बस सैनिक के दम पे ही साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। तो सांस्कृतिक इन्होंने विजय की, लोगों का दिल जीता, इस वजह से भी इनको महान बोला जाता है। अपने अधिकारियों को आक्रमण नीति को त्याग करने को कहा। मतलब कि आक्रमण वगैरह नहीं करनी है, युद्ध नहीं करनी है। जो अधिकारी होते हैं वो बस लोग, प्रजा जो होती है, जनता, उनकी सेवा करेंगे। और सेना मजबूत, बड़ी, फिर भी युद्ध नहीं कहीं भी। तो उस टाइम की सबसे बड़ी सेना इनके पास थी, लेकिन फिर भी युद्ध वगैरह छोड़ के इन्होंने सबकी सेवा सत्कार ये सब चीजें करने की कोशिश की। तो इससे भी इनको महान बोला जाता है। और राज्यपालों पर भी असर नहीं। और 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और स्वायत्ता की ये सब जो होते हैं, अब जो राजा मरता है तो फिर अब ये सब राज्यपाल पे इतना असर हो नहीं पाया, इनके जो भी धर्म नीति वगैरह थी। तो इनके मरते ही फिर स्वायत्ता की लोग मतलब अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होने लगते हैं। और उसके बाद मतलब कि पूरा जो मौर्य वंश है वो टूटने लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्राह्मण साम्राज्य, इसके बाद तो बहुत सारे ब्राह्मण साम्राज्य आएंगे, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें। और कल्याणकारी नीति अपनाई, सड़क बनवाया, छायादान वृक्ष वगैरह लगवाता था। तो अब ये सब काम करवाया, इस वजह से भी इसको महान शासक बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे जब भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि अशोक महान था कि नहीं, तो ये चीज़ें आप लिख के उसको बताएंगे कि ये चीज़ें किया, इस वजह से इनको महान माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं अशोक की धम्म नीति के बारे में। धम्म नीति बहुत ही आप सुनते आ रहे हैं, तो धम्म नीति हम जान लेते हैं कि आखिर में अशोक की धम्म नीति ठीक है। तो धम्म जो है वो धर्म का प्राकृतिक रूप है, पूजा पाठ नहीं, एक प्रकार की आचार संहिता थी। मतलब कि ये धर्म नहीं जो आप समझ रहे हैं, धम्म मतलब धर्म नहीं, ये पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं है, ये एक आचार नीति है। आचार नीति है जिसको फॉलो करना होता था जनता को। ये इन्होंने चीजें बताई। इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्यों के साथ कैसा आचरण वगैरह होना चाहिए, ये इन्होंने बताया। तो आपका परिवार के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, परिवार के बाद समाज आता है, तो समाज के साथ आपका आचरण मतलब व्यवहार कैसा होना चाहिए, राज्य के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीजें इन्होंने धम्म नीति में बताया। तो ये धम्म आप धर्म से रिलेट मत करिएगा, धर्म मतलब आचार संहिता इसमें इन्होंने बताया। और सत्यता, पवित्रता, आदर, माता पिता, गुरुओं और गरीब के प्रति दया, अहिंसा, ये सब नीति को इन्होंने धम्म नीति बताया। मतलब सत्य रहना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, आदर करना सबका, माता पिता, गुरुओं की, गरीबों के प्रति दया रखना, अहिंसा मतलब कि ज़्यादा मार झगड़ा, लड़ाई, चोरी, ये सब चीज़ें ना करना, इसकी ये बताया है इन्होंने धम्म नीति को। ये थी इनकी धम्म नीति। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि से बचने को भी कहता है इनकी धम्म नीति जो है। तो मतलब क्रोध नहीं करना, घमंड नहीं करना, किसी से ईर्ष्या ना करना, ये सब चीजें इनकी धम्म नीति के अनुसार होती है। तो ये धम्म नीति आपने समझ लिया। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर उसको शुंग वंश की स्थापना की। तो मतलब ये हुआ कि अब अशोक जो है तो वो देख रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तो इस वजह से अब ब्राह्मण जो सेनापति था तो ये मार देता है उनको, क्योंकि इसको लगता है कि ब्राह्मण धर्म अब धीरे धीरे नीचे जा रहा था और बौद्ध धर्म का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव था इन पे। तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस वजह से इन्होंने किया कि अब बौद्ध धर्म को नीचा करने के लिए और फिर से ब्राह्मण धर्म को उठाने के लिए इनकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग ने। और सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा त्रिविधित आयाम बताया। मतलब कि सहिष्णुता रखना है, उदारता रखना है, करुणा, ये सब चीजें रखना है। और चोल, पांड्य, सतिया पुत्र, केरल एवं श्रीलंका, ताम्रपनी को छोड़ के सभी जगह था इनका
उल्लेख द्वितीय वृहद शिलालेख में ये मिलता है। मतलब कि ये सब जो राज्य थे तो ये दक्षिण भारत के राज्य थे, चोल, पांड्य, सत्यापुत्र, केरल, ये सब का उल्लेख जो है वो दूसरे शिलालेख में मिलता है और इनको छोड़ के ही मतलब इनका शासन पूरे जगह पे फैला हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ये भी आप एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे, मौर्यों के पतन के कारण क्या थे, मौर्य प्रशासन के बारे में हम देखेंगे, इसमें क्या क्या प्रशासन में थी वो सब चीज़ें आपको, सैनिक वगैरह, अर्थव्यवस्था और जो मौर्योत्तर समाज वगैरह थी इसके बारे में मैं बता दूंगा। इसके बाद ये हमारा मौर्य काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, ये सब जितने भी धर्म है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे इस काल को। तो बस आप लोग इसको रिविजन करते हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ और जितना भी क्लियरिफिकेशन देना है वो सब चीज़ें आप लोगों को दे दी जा रही हैं। ओके गाइस, थैंक यू। तो आप लोग इसको बस सीक्वेंस में देखते हैं।